हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 7 पॉपुलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है, फाइंड आउट ऑब्टेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर डे। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं एंड आपसे ये कहा गया है कि आप इन क्वेश्चंस के में जो भी आंसर आएंगे, आंसर इन द सेंस की जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो एक दिन की लेकर आओ। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। आउट ऑफ द टोटल नंबर हाउ मैनी आर बॉयज़ एंड हाउ मैनी आर गर्ल्स। और जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्लास में उसमें कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं। हाउ मैनी आर एब्सेंट, कितने क्लास में नहीं आए हैं। व्हाट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। आपके क्लास में स्टूडेंट्स की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन योर स्कूल। आपके पूरे स्कूल में स्टूडेंट्स की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है एंड उस टोटल स्ट्रेंथ में कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं। विच क्लास हैज़ मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स, किस क्लास में स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। विच क्लास हैज़ द मोस्ट एब्सेंटीज़, और कौन सी क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे एब्सेंट होते हैं। अब इसके जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। इन द अबव एक्सरसाइज यू ऑब्टेन्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। In a similar manner, information can be obtained about the population of a village, taluka, district, state, nation, and world. While obtaining the information, we have to also consider age and sex ratio, literacy, etc. तो ऊपर जो एक्सरसाइज आपको दी गई थी उस पे आपको ये बताना था कि आपके स्कूल की स्ट्रेंथ कितनी है, आपके पूरे स्कूल में कितने बच्चे हैं। और इसी तरीके से किसी भी जगह की जो पॉपुलेशन है उससे निकाला जाता है या उससे पता किया जाता है किसी भी विलेज की पॉपुलेशन, तालुका की, डिस्ट्रिक्ट की, स्टेट की, नेशन की या पूरे वर्ल्ड की। और ये इन्फॉर्मेशन जब निकालते हैं कि कितनी पॉपुलेशन है तो ये भी देखा जाता है कि कितनी एज है, सेक्स रेशियो कैसा है, मतलब कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं, कितने उसमें से लिटरेट है, कितने पढ़े लिखे हैं। Several factors are responsible for the development of a region. Out of these, population is an important factor. While studying the population of any region, the following aspects have to be considered. बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो किसी भी एरिया के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी एरिया के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इसमें से पॉपुलेशन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हम जब किसी भी जगह के पॉपुलेशन को पढ़ेंगे तो कुछ पर्टिकुलर चीज़ों का ध्यान रखेंगे। वो चीज़ें क्या क्या है। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। हम ये जानेंगे कि धीरे धीरे पॉपुलेशन में कितना ग्रोथ होता गया है, किस जगह में कितनी पॉपुलेशन है। नेक्स्ट हम जानेंगे डेंसिटी कितनी है पॉपुलेशन की, और फिर जानेंगे स्ट्रक्चर कैसा है पॉपुलेशन का। नाउ अगेन आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड उस हिसाब से आपसे आंसर्स मांगे गए हैं, तो हम डायरेक्टली जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। Coming to population growth. From the above exercise, it can be seen that there is a constant change in the population of a region. Sometimes there is decrease in population and at other times there is an increase. The increase or decrease is related to following factors. तो ये जो आपको एक्सरसाइज दी गई है इसके हिसाब से हमें ये समझ में आता है कि किसी भी जगह की जो पॉपुलेशन है उसमें कंटिन्यूसली चेंज होते जाता है। 2016 की पॉपुलेशन, 2017 की पॉपुलेशन, 18 की पॉपुलेशन सब अलग होगी। और ऐसा होता है बहुत बार इस पॉपुलेशन में इंक्रीज़ होता है, ये पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है, बहुत बार ये डिक्रीज़ हो जाती है। अब ये जो पॉपुलेशन बढ़ जाती है और कम हो जाती है ये कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। मतलब सपोज़ मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल समझा रही हूँ कि कोई विलेज है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है सपोज़ वो वहाँ पे 100 लोग रहते हैं, तो हमने जाना कि 2016 पे यहाँ पे 100 लोग रहते थे। 2017 पे ये जो पॉपुलेशन है ये कम हो गई और 90 लोग रहने लगे।
2018 पे फिर ये पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई एंड यहाँ पे 120 लोग रहने लगे। इस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है, और किन रीज़न से होती है वो अब हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्टली कमिंग टू बर्थ रेट, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल इन अ ईयर शोज़ द बर्थ रेट। अब बर्थ रेट क्या होता है? हर 1000 लोगों में कितनी बर्थ हो रही है, ये होता है किसी भी साल का बर्थ रेट। मतलब अगर 1000 लोग हैं सपोज, तो इन 1000 में कितने लोगों का बर्थ हुआ है, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल। और ये चीज़ एक साल के हिसाब से देखी जाती है, ये होता है बर्थ रेट। कमिंग टू डेथ रेट, द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 इन अ ईयर शोज द डेथ रेट। अब डेथ रेट क्या होता है? डेथ रेट भी ऐसा ही होता है कि हर 1000 लोगों में कितने लोगों की डेथ हुई है उस साल में, ये होता है डेथ रेट। कमिंग टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी, द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ एन इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड इन एन एरिया एट द टाइम ऑफ बर्थ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या होता है कि किसी भी एरिया में जब किसी का भी बर्थ होता है सपोज, तो कहा जाता है कि ये इतने साल जिएगा। मतलब ऑब्वियसली अगर हॉस्पिटल में किसी का बर्थ हुआ है तो ये नहीं कहा जाएगा कि बच्चा हुआ इतने साल जिएगा, नहीं। ये एक हम कह सकते हैं कहने की बातें हैं कि किसी भी एरिया में एक एवरेज एज निकाली जाती है कि यहाँ के मैक्सिमम लोग इस एज के बाद नहीं ज़िंदा रहते। तो ये जो एवरेज एज निकाली जाती है इसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा जाता है कि किसी भी बच्चे का बर्थ होता है तो कहा जाता है कि हाँ, इसका एवरेज लाइफ स्पेन इतना होगा। नेक्स्ट इज माइग्रेशन, the movement of an individual or a group out of an area or into an area is called migration. माइग्रेशन मतलब क्या होता है कि एक एरिया से लोग दूसरे एरिया जाते हैं या किसी दूसरे एरिया से उस एरिया में आते हैं, इसे माइग्रेशन कहा जाता है। When people move into a region from outside for residence, it is called in-migration, and when people move out of a region for residential purpose, it is called out-migration. जब लोग बाहर से किसी जगह में रहने आते हैं तो हम कहेंगे उस जगह में इन माइग्रेशन हो रहा है, और जब लोग किसी एरिया से दूसरे एरिया में रहने जाते हैं तो हम कहेंगे इस एरिया से आउट माइग्रेशन हो रहा है। अब मैंने आपको फैक्टर्स तो समझा दिए। अब ये जितने भी फैक्टर्स है दे अफेक्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सारे पॉपुलेशन की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। किस तरीके से हम अब पढ़ेंगे। The difference between the birth rate and the death rate is clearly responsible for natural change in population. अब किसी भी जगह में कितने बर्थ हुए हैं और उसी जगह में कितने मरे हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी जगह का पॉपुलेशन कितना है एंड उसमें कितना चेंज आया। सिमिलरली द माइग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप constantly results in the change of population. The unchecked growth of population puts pressure on the resource of a region. अब हमने माइग्रेशन समझा। माइग्रेशन कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है? अगर एक एरिया से कुछ लोग चले गए तो उस एरिया का जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगा। अगर किसी एरिया में बहुत सारे लोग रहने आ गए तो उस एरिया का जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा। The unchecked growth of population puts pressure on the resource of a region. अब क्या होता है, सपोज़ किसी एरिया में ये नहीं चेक किया जा रहा है कि कितना पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रहा है और धीरे धीरे ग्रोथ होते जा रहा है, तो इस कारण से लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एंड उनके लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड अ कंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विल लीड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इन द राइट प्रपोर्शन। अ कंट्रोल्ड पॉपुलेशन इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन। और इसी के सेकेंड हम देखें या हम इसी के अपोजिट देखें तो ऐसी जगह जहाँ पे कंट्रोल पॉपुलेशन है, जहाँ पे चेक किया जा रहा है कितनी पॉपुलेशन है, लोगों से कहा जा रहा है कि आप 2 बच्चे से ज़्यादा मत कीजिए, और वहाँ की पॉपुलेशन को एक कंट्रोल में रखा जा रहा है, ऐसी जगह में जो रिसोर्सेज हैं वो हर किसी को मिलते हैं और ऐसी जगह में सही तरीके से डेवलपमेंट होता है।
लेकिन ये जो कंट्रोल पॉपुलेशन की बात हो रही है, इंडिया में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, या कह सकते हैं बहुत कम है। और इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया पूरे वर्ल्ड में एरिया के हिसाब से तो 7th नंबर पे आता है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से 2nd नंबर पे आता है। मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में इंडिया 2nd नंबर में आता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ population. When the grains of chavli are scattered over two areas of different sizes in the large area, the distribution appears pair. अब क्या होता है कि सपोज़ हमारे पास चावली के ग्रेन्स हैं, हमने उसे दो अलग अलग एरिया में फैला दिया, एक छोटा एरिया है, एक उससे साइज़ में बड़ा एरिया है। तो ऐसा एरिया जो लार्जर है, वहाँ पे हम क्या देखेंगे कि हमें वो जो ग्रेन्स है वो प्रॉपरली दिख रहे हैं, वो प्रॉपरली फैले हुए दिख रहे हैं, और हम कहेंगे कि एक स्पेशियस जगह है। इतने सारे चावल को एक जगह में नहीं भर दिया गया है, आराम से फैलाया गया है। आप ये फिगर 7.1 में देख सकते हैं, और छोटी जगह में पास पास रखा गया है। Similarly, we can understand the distribution of population in a region. Some regions are mountainous while others are flat plains. Geographical conditions vary. Some regions are well endowed with natural resources while others have limited resources. तो इसी चीज़ से हम ये समझ सकते हैं किसी भी जगह का जो पॉपुलेशन है उस पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि छोटी सी जगह में बहुत सारे लोगों को रहना पड़ रहा है, और ऐसा भी तो नहीं है कि बहुत ही लार्ज एरिया है और बहुत कम लोग वहाँ पे रहते हैं। ऐसी जगह है जहाँ पे माउंटेन होता है, या ऐसी जगह है जहाँ पे फ्लैट प्लेन होता है, हर जगह में जो पॉपुलेशन है वो अलग होती है। हर जगह की ज्योग्राफिकल कंडीशन होती है। कुछ ऐसी जगहें होती है जहाँ बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, कुछ ऐसी जगहें होती है जहाँ बिल्कुल भी रिसोर्सेज या तो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। दीज कंडीशंस अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, और इन चीज़ों के कारण जो पॉपुलेशन है वो इफ़ेक्ट होती है। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज़ कोई ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, वहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे। अब जैसे एक फैमिली है, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो अपने गांव में रह सकती है, या तो उसके पास सेकंड ऑप्शन है कि वो अर्बन एरिया में जाके रहे, वहाँ उनके बच्चों के लिए अच्छा स्कूल होगा, वहाँ उनके पास रहने के लिए अच्छा घर होगा, वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, सारे रिसोर्सेज मिलेंगे। तो आप ही बताइए किस जगह पे लोग जाके रहना चाहेंगे। वो फैमिली ऑब्वियसली अर्बन एरिया में जाके रहना चाहेगी। तो इसीलिए जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं इस चीज़ को कि किस जगह पे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। इन एरियाज with abundant resources, naturally the population is more. In these areas there is dense population distribution. In areas with scarce resources, unfavorable climate, undulating terrain, etc., the population distribution is sparse. ऐसे एरिया जहाँ पे बहुत सारा रिसोर्सेज है, नेचुरली वहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे, और ऐसे एरियाज़ में बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन होती है। बट ऐसा एरिया जहाँ पे रिसोर्सेज कम हैं, जहाँ पे क्लाइमेट अच्छा नहीं है, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम होगी। अब आपको अगेन एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, हम उस पर आ जाते हैं। ड्रॉ स्क्वायर ऑफ 2x2 मीटर। इन दिस स्क्वायर आस्क 2 स्टूडेंट्स टू स्टैंड। Slowly increase the number of students and ask the following questions. First question is, in the space provided, can you move around easily? And second question is, can more students be accommodated in the square? तो जैसे कि आपको 7.2 में दिया हुआ है, आपको एक 2x2 का इस तरीके से स्क्वायर खींचना है। आप नाप के खींचे, उसके बाद पहले आपको दो स्टूडेंट्स को बोलना है कि आप आके इस पर खड़े हो जाओ। आफ्टर दैट आपको धीरे धीरे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो इंक्रीज़ करते जाना है। इस तरीके से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इंक्रीज़ होते जाएंगे। अब आपको उनसे दो क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो स्पेस वहाँ प्रोवाइडेड है, आपसे ये क्वेश्चंस किए गए हैं कि जो स्पेस प्रोवाइडेड है क्या वो लोग उसमें ईज़िली मूव कर सकते हैं।
सेकंड चीज़ ये है कि क्या और स्टूडेंट्स को वहाँ पे एकोमोडेट किया जा सकता है, मतलब सपोज़ इतने सारे बच्चे वहाँ खड़े हो गए, क्या और बच्चे वहाँ आ सकते हैं? ये 2 क्वेश्चन आपको करना है और यहाँ से when the answers to the above questions are negative, then ask all the students to write their observation about the experiment and initiate a discussion on population density in the class. अब क्या होगा, कुछ समय बाद आपको जो आंसर है वो ना मिलने लग जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि स्पेस कम है, उसमें लिमिटेड बच्चे आएंगे, उसके बाद बाकी बच्चे कहेंगे कि नहीं, हम इसमें नहीं आ सकते। ये करने के बाद हम आ सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी पे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आपको एक चीज़ दी हुई है जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी जगह में कितना पॉपुलेशन है, किसी जगह में ज़्यादा है, किसी जगह में कम है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा कुछ फैक्टर्स के कारण होता है। चलिए देखते हैं। फर्स्टली कमिंग टू फिज़िकल फैक्टर, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी जगह किस लोकेशन में सिचुएटेड है, कितना रिलीफ है वहाँ, क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का सॉइल कैसा है, मिनरल रिसोर्सेज कैसे हैं। अगर ये सारी चीज़ें फेवर में हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, और फेवर में नहीं है तो वहाँ पॉपुलेशन कम होगा। नाउ कमिंग टू इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में कैसी जगह है, क्या वहाँ एग्रीकल्चर के लिए फील्ड्स अवेलेबल हैं, क्या वहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं, क्या अर्बन एरिया है, क्या वहाँ ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं, क्या वहाँ अच्छा मार्केट है। अगेन ये सारे फैक्टर्स फेवर में होंगे, या इसमें से कोई भी एक भी फैक्टर अगर फेवर में होगा तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, एल्स कम होगी। नाउ कमिंग टू पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स में पहला आता है वॉर्स। क्या उस जगह में बहुत ज़्यादा वॉर चलता है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्या वो ऐसी जगह है जहाँ पे स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, इन द सेंस कि एक बार वहाँ पे डेमोक्रेसी आ जाती है, एक बार वहाँ पे डिक्टेटरशिप आ जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिकली वो जगह स्टेबल है कि नहीं। एंड नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। क्या ऐसी गवर्नमेंट है जो लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है, या ऐसी गवर्नमेंट है जो लोगों के फेवर में काम करती है। तो ये तीनों फैक्टर्स अगर फेवर में होंगे तो वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, एल्स वहाँ कम होगी। नाउ कमिंग टू सोशल फैक्टर्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पहला रेस। क्या वहाँ रेस के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है? क्या वहाँ कलर के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कि अच्छा ये ब्लैक है, ये वाइट है, वाइट के साथ अच्छा बिहेव करना है, ब्लैक के साथ नहीं करना है? क्या वहाँ आपके रेस के लोग रहते हैं तो आप उस जगह पे रहना चाहेंगे? नेक्स्ट है रिलीजन। क्या वहाँ एक ही रिलीजन के लोग रहते हैं? अगर अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं तो क्या उन्हें एक दूसरे से प्रॉब्लम है? नहीं है। लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई ऐसी जगह पे चले जाओ जिसका लैंग्वेज आपको पता ही नहीं है तो आप उस जगह पे नहीं रह पाओगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। नेक्स्ट है वहाँ का कस्टम कैसा है, ट्रेडिशन कैसा है। सपोज़ आप अर्बन एरिया पे रहते हो, आप बहुत ही इंडिपेंडेंट हो, और आपको किसी गांव एरिया में भेज दिया जाए और कहा जाए अब इनके कस्टम के हिसाब से रहो, क्या आप रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। आपको उनके जो कस्टम्स है वो नहीं जमेंगे, आपको प्रॉब्लम होगी। तो अगेन ये सारी चीज़ें फेवर में रहती है तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, लोग रहना चाहते हैं, नहीं तो नहीं रहना चाहते। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री टू its area is population density. While discussing population distribution, density of population is also considered. The density is calculated as per the formula given below. अब जब भी किसी भी पॉपुलेशन की डेंसिटी की बात की जाती है तो इसका मतलब होता है रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन अपॉन एरिया ऑफ अ रीजन। मतलब ये देखा जाता है कि कोई भी एरिया कितना बड़ा है और उस एरिया के हिसाब से वहाँ कितना पॉपुलेशन है, और इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे कहा जाता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जब भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है उस समय डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी देखा जाता है।
किसी भी जगह की किसी भी पॉपुलेशन की डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है विच इज़ पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन अपॉन एरिया ऑफ अ रीजन. From the area of a region and its population, one can calculate how many people live in a square kilometer. आपको अगर ये बता दिया जाए कि किसी भी रीजन का एरिया कितना है एंड वहाँ कितना पॉपुलेशन है, तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं. Density of population is not the same everywhere. In some regions the area is small but the population is large. हर जगह का जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होता है वो सेम नहीं होता. किसी जगह में एरिया छोटी होती है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है. किसी एरिया में पॉपुलेशन कम होता है और वहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल केरला. In other region the area is large but the population is small, therefore the density of population is low. For example राजस्थान. अब जो केरला है वहाँ पे एरिया कम है, लोग ज़्यादा रहते हैं. एंड और जो राजस्थान है वहाँ एरिया तो बहुत ज़्यादा है लेकिन लोग कम रहते हैं. तो इन दोनों जगहों में उल्टा सीन है. नेक्स्ट कमिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन. Population can be subdivided into various categories. By studying the correlation between the subdivisions and understanding of the structure and quality of the population is possible. Structure of population क्या होता है कि किसी भी जगह का जो population है उससे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. और ये जो इन सारे सब डिविजन्स हैं, ये जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं. और किसी भी जगह को पॉपुलेशन समझने के लिए इन्हें समझना ज़रूरी है, स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है. और इससे हम ये भी जान जाते हैं कि किसी भी जगह का स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन कैसा है एंड वहाँ की पॉपुलेशन की क्वालिटी कैसी है. जैसे आपको ग्रुप्स दिया हुआ है: मेल, एडोलेसेंट, इलिटरेट, चिल्ड्रन, अनएम्प्लॉयड, इन्फेंट, लिटरेट, रूरल, वर्किंग पॉपुलेशन, अर्बन, फीमेल, ओल्ड, यंग, डिपेंडेंट पॉपुलेशन, एडल्ट, एक्सेट्रा. सेक्स, एज, रूरल, अर्बन, लिटरेसी, प्रोडक्टिव, पॉपुलेशन. तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको दी हुई है ऊपर. जैसे आपको ग्रुप्स में से कुछ चीज़ें, सपोज़ किसी भी जगह का सेक्स है सपोज़, तो सेक्स में आता है मेल और फीमेल. तो यहाँ पे आपको मेल दिया हुआ है. एज है तो एज में एडोलेसेंट है. लिटरेसी है, लिटरेसी में इलिटरेट है. तो इस तरीके से ये सारे ग्रुप्स हैं और ये सारे ग्रुप्स ही वो सब डिवाइडेड ग्रुप्स हैं पॉपुलेशन के. Population can be subdivided as per the groups given below. These subgroups and their relationship with one another is studied in the structure of the population. और इसीलिए पॉपुलेशन को ये सारे जो ग्रुप्स हैं उनमें डिवाइड किया गया है ताकि हम स्ट्रक्चर समझ सकें, हम क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन समझ सकें. ये जो सब ग्रुप्स हैं और इनका एक दूसरे से जो रिलेशन है वो हेल्प करता है किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए. नाउ नेक्स्ट कमिंग टू सेक्स रेशियो. एज पर द जेंडर पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स. दिस इज़ अ नेचुरल डिवीजन विच कैन बी ईजिली अंडरस्टूड. तो किसी के भी जेंडर के हिसाब से उसे मेल कहा जाता है या फीमेल कहा जाता है. तो किसी भी जगह की जो पॉपुलेशन होती है उसे मेल्स में और फीमेल्स में डिवाइड किया गया है. और ये एक नेचुरल डिवीज़न होता है जो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं. इन अ पॉपुलेशन व्हेन बोथ द जेंडर्स आर अराउंड द सेम नंबर इट इंडिकेट्स अ बैलेंस्ड पॉपुलेशन. In population studies, the ratio of men and women is considered important. किसी भी जगह में सपोज़ जितने आदमी हैं उतनी ही औरतें हैं तो कहा जाता है इस जगह का जो पॉपुलेशन है वो बैलेंस्ड है. किसी भी जगह के पॉपुलेशन को पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि ये जाना जाए कि मेन का और विमेन का रेशियो कितना है. अब ये जो रेशियो होता है इसे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है. सेक्स रेशियो इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेल्स इनटू 1000.
When for every 1000 males the number of females is less, the sex ratio is said to be low. And when for every 1000 males the number of females is more, the sex ratio is said to be high. अब आपको सेक्स रेशियो का मैंने फॉर्मूला समझा दिया. सेक्स रेशियो होता क्या है? सेक्स रेशियो मतलब होता है हर 1000 आदमी में कितनी औरतें हैं ये देखा जाता है, या सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कितने आदमी और कितने औरत हैं उनका एक रेशियो. अब अगर किसी जगह पे 1000 मेल्स में जो फीमेल्स हैं वो कम है, वो 1000 से कम है, तो उस जगह के सेक्स रेशियो को लो कहा जाता है. और किसी जगह में 1000 मेल्स के हिसाब से जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो उस जगह के सेक्स रेशियो को हाई कहा जाता है. स्टडी द ग्राफ गिवन अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ऊपर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस आंसर करने हैं एंड फिर हम आगे उसका जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे. विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो? किस जगह का जो सेक्स रेशियो है वो सबसे ज़्यादा है? तो आप क्लियरली देख सकते हैं केरला. विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो? तो आप देख सकते हैं हरियाणा. What changes should take place in Maharashtra to bring about a balanced sex ratio and how much change is necessary? अब महाराष्ट्र का जो सेक्स रेशियो है उसमें क्या चेंजेस लाने चाहिए कि एक बैलेंस सेक्स रेशियो आए. मतलब हर 1000 आदमी में 929 फीमेल्स हैं, तो क्या चेंज लाना चाहिए? तो हम आ जाते हैं जोग्राफिकल रेशियो एक्सप्लेनेशन में. इन रीजन्स वेयर द प्रपोर्शन ऑफ फीमेल्स इज मोर देन मेल्स, predominantly the out migration of men is high. The out migration is very often for employment purposes, for example Kerala. ऐसी जगह है जहाँ पे औरतें आदमियों से ज़्यादा है, ऐसी जगह में आदमियों का आउट माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है. आउट माइग्रेशन का मतलब होता है, मैंने आपको समझाया कि उस जगह से बाहर कहीं माइग्रेट करना. और क्योंकि केरला में ये रेशियो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए केरला में आउट माइग्रेशन ज़्यादा है. एम्प्लॉयमेंट के कारण मेनली आउट माइग्रेशन होता है. बट वेयर द प्रपोर्शन ऑफ फीमेल्स इज़ लेस देन मेल्स, इन मोस्ट केसेस द बर्थ रेट ऑफ फीमेल्स इज़ लेस. लेकिन ऐसी जगह है जहाँ पे फीमेल्स मेल्स से कम है, ऐसी जगह में ये माना जाता है कि फीमेल्स का बर्थ रेट ही कम है. जैसे हरियाणा में ऐसा माना जाता है कि हरियाणा में पहले ऐसा होता था कि लड़कियां पैदा होती थी एंड उन्हें ख़त्म कर दिया जाता था. तो इसी कारण से आज तक वहाँ पे लड़कियां जो है वो हर 1000 मेल के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 879 है, जो कि बहुत ही कम होता है. नाउ कमिंग टू एज स्ट्रक्चर. In a region where the population is subdivided as per the age group, this is called the age structure of the population. कोई भी जगह जहाँ पे populations को age groups के हिसाब से divide किया गया है उसे कहा जाता है age structure of the population. Age structure is useful for the projection of population and for understanding the dynamics of the age structure arrangement. Similarly, it also helps in understanding the proportion of active and dependent population. अब जो एज स्ट्रक्चर होता है वो यूज़फुल होता है किसी भी जगह के पॉपुलेशन को समझने के लिए, और ये समझने के लिए कि उस जगह के एज स्ट्रक्चर के अरेंजमेंट में कितना डिफरेंस हो रहा है, कितने चेंजेस आ रहे हैं. साथ ही साथ ये भी समझने में हमें हेल्प करता है कि कितनी एक्टिव पॉपुलेशन है और उस एक्टिव पॉपुलेशन में कितनी डिपेंडेंट पॉपुलेशन है. In India, the productive population is population between the age of 15 and 59. This group of population is active in service and business. They directly participate in the economic activities of a region. In regions where the proportion of this population is more, especially youth, development is rapid. हमारी कंट्री में ऐसा माना जाता है कि 15 से लेके 59 तक के एज के जो लोग होते हैं वो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होती है. ऐसे जो लोग होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं जॉब्स में या फिर बिजनेस में, और ये लोग डायरेक्टली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं. इन एरियाज़, ऐसे एरियाज़ जहाँ पे ये जो प्रपोर्शन ऑफ
पॉपुलेशन है ज़्यादा है, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन ज़्यादा है, स्पेशली यूथ ज़्यादा है, ऐसे एरियाज़ में डेवलपमेंट बहुत ही जल्दी होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, मतलब ज़्यादा होता है. द डिपेंडेंट पॉपुलेशन फॉल इनटू द टू सब ग्रुप्स. The people below 15 years of age are totally dependent on the productive population. People above 60 years also fall in the dependent category, but their knowledge and experience make them a valuable asset to the whole society. अब नेक्स्ट बात होती है डिपेंडेंट पॉपुलेशन की. तो ये दो सब ग्रुप्स में आते हैं. पहला ग्रुप है 15 ईयर्स से कम के जो लोग होते हैं. ये लोग कम्प्लीटली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट होते हैं. अब ऑब्वियसली 15 साल से छोटे जो बच्चे होंगे वो तो अपने पेरेंट्स पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट होंगे. अब 60 ईयर्स की एज से ज़्यादा के जो लोग होते हैं वो भी इस प्रोडक्टिव पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट होते हैं. लेकिन माना जाता है उनका जो नॉलेज है और उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है. तो यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 1 ख़त्म होता है. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.